हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेसेपर थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसका एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशन पार्ट किस तरह से हमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये सारी कहानी का सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे काउंट किया जाए। इसका एक बहुत ही आसान सा और सिंपल सा फॉर्मूला है। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ये एक थोड़ा सा क्वाइट टफ काम हो सकता है कभी कभी कि सेंट्रल एटम कौन होगा। जनरली जो बड़े साइज़ का है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सेंट्रल एटम रहता है। ये मैं जनरली बता रहा हूँ, सम टाइम दिक्कत आ सकती है कभी कभी, बट ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने बहुत रेयर चांस होंगे और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता जाएगा। अभी दो बातों को फोकस करेंगे, एक वो साइज़ में बड़ा होना चाहिए, दूसरा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जगहों पे ये बात बिल्कुल परफेक्टली हमें सेंट्रल एटम चूज़ करके देगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम देख लीजिए, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट उसके साथ कितने अटैच हो रहे हैं, मोनोवेलेंट एटम्स उसके साथ कितने अटैच होते हैं, प्लस वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ चार्ज, या कुछ ऐसा बोलूं वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, माइनस वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक और सुटेबल वर्ड मैं यहाँ पे अटैच करूँगा, प्लस एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये अभी मैं एग्जांपल पे समझाऊंगा। मतलब जब मुझे नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है तो उसके नेगेटिव को नहीं लेना, या जब मुझे पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है तो उसके पॉजिटिव चार्ज की कंसिडरेशन नहीं रखूँगा। ये अलग अलग एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस उसके साथ कितने मोनोवेलेंट एटम अटैच हो रहे हैं, प्लस उसका जो नेगेटिव चार्ज वैल्यू है माइनस उसका जो पॉजिटिव चार्ज वैल्यू है। तो वो सारे के सारे चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद इस सारे को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकल के आएंगे। वो इसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ये आपका पहला काम रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन के लिए। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के आए उनमें कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। जितने भी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पेसिस प्रेजेंट हैं एग्जैक्टली उतने ही बॉन्ड पेयर्स होंगे, बाकी सब लोन पेयर्स होंगे। जितने भी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पेसिस हैं वहाँ पे उसके साथ जुड़ने के लिए एग्जैक्टली उतने ही बॉन्ड पेयर्स बनने वाले हैं, रिमेनिंग सारे के सारे लोन पेयर्स बनेंगे। दिमाग में सवाल उठता है, सर यहाँ पे मोनोवेलेंट होना ज़रूरी है क्या? क्या यहाँ डाइवेलेंट नहीं हो सकता, लाइक ऑक्सीजन, लाइक सल्फ़र? तो मैं कहूँगा हाँ, हो तो सकता है, बट हमारे एग्जांपल्स नहीं हैं यहाँ पे। फिर भी मैं आपको जब वेसेपर क्लोज कर रहा हूँगा तो इसी फॉर्मूले को दोबारा ला के नंबर ऑफ डाइवेलेंट्स के केस कोई 1-2 डिस्कस करूँगा, बट अभी भी बता सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट प्लस 2 इंटू बाईवेलेंट, प्लस 2 इंटू बाईवेलेंट, प्लस बाकी सारी कहानी सेम रहती है। तो बस इतना सा चेंज करना होगा, बट एग्जांपल ना होने की वजह से मैं उसको फोकस नहीं करूँगा। रादर स्टार्टिंग के सारे एग्जांपल्स में मोनोवेलेंट स्पीसीज के साथ ही सेंट्रल एटम के बॉन्ड्स दिखाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन है वेसेपर थ्योरी से रिलेटेड। बहुत सारे एग्जांपल डाल दिए हैं मैंने, ताकि एक साथ हम सबको समझते हुए अपनी इस थ्योरी को प्रॉपरली समझ पाएँ। इन सब के स्ट्रक्चर अगर मैं पूछूँ आपसे बिफोर स्टडिंग वेसेपर, तो शायद हम बहुत मुश्किल से किस एक आधे का ही जवाब दे पाएंगे। लेकिन अब आप इस थ्योरी को अप्लाई करके इन सभी के
बिल्कुल स्टीक स्ट्रक्चर बता पाएंगे कि क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं। सी, मैं वन बाय वन सभी के लिए बात करता हूँ। पहला एग्जांपल देखें आप, ClF3 लिया मैंने, तो मैं ClF3 का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम होगा मेरा, मैं सेंट्रल एटम देखूँ तो क्लोरीन सेंट्रल एटम है, बड़े साइज़ का है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है? सी हियर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन की लास्ट शेल में, तो 7 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 उसके साथ बॉन्डेड एटम्स हैं मोनोवैलेंट, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, 5। ये मुझे उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता चल गए। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 3 स्पेसिस मोनोवैलेंट हैं जो इसके साथ जुड़ रही होंगी, मतलब 3 बॉन्ड पेयर रहे होंगे। ये बात श्योर्ड है कि बॉन्ड पेयर्स 3 रहेंगे, तो रिमेनिंग आपके पास 2 लोन पेयर होंगे। अब मैं उस टेबल पे चला जाऊंगा जहां 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होने पर क्या होता था। तो टोटल 5 बॉन्ड पेयर्स जब होते थे तो आपको मैंने बताया था कि एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है लाइक दिस, जिसमें ये एक्सियल बॉन्ड क्वाइट लॉन्गर बताए थे। ये जो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन बॉन्ड जा रहा है ये लॉन्गर होता था, एक्सियल बॉन्ड बुलाते थे इसको। एक्सियल या एक और नाम भी है इसका, आप याद रख सकते हैं, एपिकल बॉन्ड। तो ये एक्सियल या एपिकल बॉन्ड 2 और 3 प्लेन के अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड बनते थे। अब 2 लोन पेयर मुझे टिकाने हैं, तो 2 लोन पेयर्स पहले सेट करूं, कहाँ पे भेजूं मैं 2 लोन पेयर? मैंने आपको बोला था इन 2 जगहों पे या इन 2 जगहों पे कतई लोन पेयर नहीं आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के कई तरीके हैं मेरे पास, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक तरीके से ही आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी कहानी को, कि अगर यहाँ पे मैं लोन पेयर रखता हूँ तो वो लोन पेयर इन 3 बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री पे रिपल्शन फेस करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको रखता हूँ तो ये सिर्फ इन 2 बॉन्ड्स के साथ 90 से रिपल्शन फेस करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमाइज्ड रखने के लिए लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ही जाना पसंद करेंगे। इन 2 में से किसी भी 2 पोजीशंस पे आप लोन पेयर्स को डाल दीजिए, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला। बाकी 3 जगहों पे आप फ्लोरीन को डालिए, बाकी 3 जगहों पे आप फ्लोरीन को डालिए। एक और छोटी सी बात को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फाइनली आप याद रखिएगा, हमारे पास एक टॉपिक है बेंट रूल, बुक्स में नहीं है बट केमिस्ट्री में है। वो बेंट रूल हमें कुछ बातें सजेस्ट करता है, लाइक वो ये कहता है कि लोन पेयर्स हमेशा एक्सियल पे जाएंगे। वो कैसे बताता है वो मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, यहाँ आगे देखेंगे, अगर कहीं सही मौका होगा, सही सिस्टम पे हम लोग सेट हो चुके होंगे तो वो बात बताऊंगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना याद रखिएगा कि लोन पेयर्स की चॉइस है एक्सियल बॉन्ड्स और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट स्पेसिस, दोनों बातें। पहली बात, पहली चेकिंग मोनोवैलेंट, दूसरी चेकिंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। उनकी चॉइस है एक्सियल बॉन्ड्स, उनकी चॉइस है एक्सियल पोजीशन। ये बेंट रूल का मैंने निचोड़ बताया है जो आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो ये मेरे पास मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं, टी शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। 2 लोन पेयर्स बॉन्ड्स को कुछ ऐसे घुमा देंगे, लीनियर नहीं रखेंगे एग्जैक्टली, और ये टी शेप का आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा ClF3, जहाँ ये 2 लोन पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये आपके पास ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल और शेप आपका टी, ये ClF3 का केस था। और बस ऐसे ही अब सबके लिए करता जाऊंगा। PCl5 को देख रहा हूँ, PCl5 पी सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, प्लस 5 ही मोनोवैलेंट जुड़े हुए हैं, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो 5 बॉन्ड पेयर्स ही होंगे, क्योंकि 5 मोनोवैलेंट बॉडीज़ लगी हुई हैं, तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ये कौन सा ज्योमेट्री होगा? तो अभी बता गया हूँ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। यहाँ P होंगे और सारी जगहों पे Cl होंगे। एक्सियल बॉन्ड लंबे होंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे। पिछले लेक्चर में भी ये बात समझाई थी। नेक्स्ट देखिए, NH4+, ये सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट कितने अटैच्ड हैं? 4। माइनस में आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, ऐसा बोला था, डिवाइडेड बाई 2, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
4 ही मोनोवेलेंट हैं, मींस 4 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर्स। तो 4 बॉन्ड पेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ज्योमेट्री आप लोगों को बताई गई थी, टेट्राहेड्रल होती है। ये आपके पास टेट्राहेड्रल NH4+। हाइड्रोनियम को देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो यहाँ पे बस मुझे कुछ ऐसा करना है, 6 प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स 3 माइनस में उसका जो पॉजिटिव चार्ज का नंबर है डिवाइड बाई 2 4। तो 4 में आप देख सकते हैं 3 स्पीसीज हैं, मतलब यहाँ 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। 3 मोनोटॉमिक एटम मोनोवेलेंट एटम्स थे, 1 लोन पेयर बनेगा। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का सिचुएशन आप देख लीजिए। 4 में वही ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, बट 1 लोन पेयर आ जाएगा। ये लीजिए, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। ये आपका हाइड्रोनियम का स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर H3O+। ये स्टोरी से आके निकला हमारे पास। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में, टेबल याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पे आपके पास ये पिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आता है H3O+ का। अगला एग्जाम्पल देखिए, BCl2+। सेंट्रल एटम बोरोन है। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, टोटल 5 हैं, वैलेंस 3 हैं, प्लस मोनोवेलेंट 2 अटैच्ड हैं, माइनस उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 स्पीसीज लगी हुई हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 0 लोन पेयर होगा। और 2 बॉन्ड पेयर्स जब अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो श्योरली वो 180 पे ही एडजस्ट करेंगे। लीनियर स्ट्रक्चर आपका आंसर होगा। BeCl2 को देखिए, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, देखते रहिएगा सबका। क्लोरीन मोनोवेलेंट हैं, 2 लगे हुए हैं, 2/2/2 सेम 2, यानी कि वही लीनियर स्ट्रक्चर होगा बेरिलियम का भी, BeCl2। ये आपका बोरोन था जिस पे प्लस चार्ज था और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और ये आपका बेरिलियम है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, सेम 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। दोनों का स्ट्रक्चर लीनियर है। ऐसी स्पीसीज को हम नाम देते हैं आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज या आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल निकले हमारे BCl2+ और BeCl2। चलिए आगे देखते हैं। अमोनिया, सॉरी NH2 नेगेटिव है, अमोनिया नहीं है ये, NH2 नेगेटिव। तो सी हेयर वेरी केयरफुली, N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्डेड 2, प्लस में नेगेटिव चार्ज। ये देखिए वैल्यू लिखी है मैंने, उसका -1 नहीं लिख रहा मैं। नेगेटिव चार्ज का जो एल्जेब्रिक वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड करना था मुझे, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास फिर 4 आ गया। 2 मोनोवेलेंट हैं, मतलब 2 बॉडीज़ इसके साथ अटैच होंगी और 2 लोन पेयर्स रहेंगे, और आपका 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर्स के साथ बनने वाला शेप होगा V शेप। वाटर को देखिए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस 2 मोनोवेलेंट अटैच्ड हैं, डिवाइडेड बाई 2, सेम वही 4, 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स। यही सिचुएशन यहाँ बनेगा, सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर, दोनों आइसो स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर और NH2 नेगेटिव, वाटर और NH2 नेगेटिव, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज निकल के आई हैं। चलिए आगे देखते हैं। IF7, आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, हैलोजन फैमिली का है। वहाँ सभी के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके 7 होते हैं, प्लस में 7 ही अटैच्ड हैं, डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकल गया है 7, और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 7 ही बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा पिछले लेक्चर का। ऐसा एक पेंटागनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया था, पेंटागनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक्सियल बॉन्ड्स, और ये जो 5 बॉन्ड दिख रहे हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये स्लाइट लॉन्गर हैं, और जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो स्लाइट शॉर्टर हैं। लास्ट लेक्चर में एक जगह पे मैंने चेक किया, वो थोड़ा सा मैं एक पॉइंट पे हल्का सा वो उल्टा बोल गया था, तो इसलिए आज इस बात को फिर दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो स्लाइट लॉन्गर हैं और एक्सियल बॉन्ड्स स्लाइट शॉर्टर हैं। हालांकि इस पॉइंट पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग कहानी कई बार मिल जाती है, बट सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यही दिखती है मुझे यहाँ। तो ये लॉन्गर हैं और ये शॉर्टर हैं। आप याद कीजिए PF5 वाले सीन को,
जहाँ मैंने ऐसा बोला था कि ये जो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये आपके शॉर्टर थे, और जो ये एपिकल या एक्सियल बॉन्ड्स थे ये आपके लार्जर थे, लॉन्गर थे। यहाँ हमें कोई समस्या नहीं दिख रही है किसी भी तरह की। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ पे भी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमेशा ऐसा ही होता है। स्लाइट कुछ एग्जांपल मुझे ऐसे दिख जाते हैं जो 11th-12th की केमिस्ट्री में कहीं नहीं दिख रहे, जहाँ एक्सियल शॉर्टर होता है। वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यहाँ मैंने पी ले रखा है, तो पी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल वो हैं जिनकी डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हों। तो अभी आपके लिए ये कहानी बहुत दूर रहेगी और बहुत ज़्यादा तो 12th में भी नहीं आती है। तो D1 to D9 की अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे हो तो उस टाइम पे एक्सियल बॉन्ड शॉर्टर हो सकते हैं और इक्वेटोरियल लंबे हो सकते हैं। बट वो क्योंकि सीन हमारे 11th-12th की पूरी केमिस्ट्री में कहीं नहीं आना, तो फिर मुझे उसको यहाँ हाईलाइट ही नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम कतई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक्सियल लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे होते हैं। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, लॉन्गर इक्वेटोरियल हैं और शॉर्टर एक्सियल हैं। चलिए, BRF5 ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 अटैच्ड हैं उसके साथ मोनोवेलेंट। 7 + 5/2 6 आ गया। 6 में आप समझ जाएं 5 तो बॉन्ड पेयर्स होंगे, 1 लोन पेयर होगा। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सी हेयर ये ऑक्टेडल बताया था, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए 1 लोन पेयर नीचे की तरफ। उसको मैं कोई एटम तो आना नहीं है शेप के लिए, बाकी सारे यहाँ पे F लगे हुए हैं। नाम बताया था इस ज्योमेट्री का स्क्वायर पिरामिडल, तो ये आपका एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है BRF5। ये जो है BRF5, और ये यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ClF3, इसकी जगह BRF3 कर दो, सेम वही स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों 12th क्लास की NCERT का क्वेश्चन है हालांकि, बट 11th में ही मैंने आपको बता दिया है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वसेपर के अकॉर्डिंग BRF3 और BRF5 का स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन पी ब्लॉक्स की केमिस्ट्री में। PF4+, पी के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 4 मोनोवेलेंट अटैच्ड हैं, माइनस में पॉजिटिव चार्ज /2, तो ये आपका बन गया 4, और 4 में चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा PF4 का, PF4+ का सॉरी। PF6 को देखिए, P के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 6 मोनोवेलेंट अटैच्ड हैं प्लस एक नेगेटिव चार्ज वैल्यू /2, तो ये आपका बन गया 6, और 6 में 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक बहुत ही खूबसूरत ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ ये कुछ इस तरह से PF6 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा। PF6 नेगेटिव, ये हमारे पास वसेपर का कुछ एप्लीकेशन पार्ट था जिससे हम स्ट्रक्चर्स पता कर पा रहे थे। और अभी कुछ और भी केस अगर मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँ, कुछ इम्पोर्टेंट केसेस जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। लाइक मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे PF2Cl3 का स्ट्रक्चर बताएं, या आप मुझे PF3Cl2 का स्ट्रक्चर बताएं, या आप मुझे 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, CO2 एंड SO3 का स्ट्रक्चर बताएं। बस, तो पहले इन पे देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो ठीक है, और किसी तरीके से भी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन खाली वसेपर से ही नहीं सीखेंगे हम। स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने में हमारे लिए एक और टूल मिलेगा हमें आगे चल के, हाइब्रिडाइजेशन, तो उससे भी हम स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन करेंगे। रादर दोनों हमें मिलके कभी ज़रूरत के हिसाब से वसेपर से या हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PF2Cl3 को आप देखिए, P वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, सेंट्रल एटम वही है डेफिनेटली। 5 मोनोवेलेंट लगे हुए हैं, 2 और 3, तो ये आपके 5 मोनोवेलेंट हो के /2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे। क्योंकि पाँचों ही मोनोवेलेंट है तो पाँचों ही बॉन्ड पेयर्स होंगे, और पाँचों ही जब बॉन्ड पेयर्स होंगे तो आपके पास सी वेरी केयरफुली, ये ऐसी 5 लोकेशंस हैं, ये 2 एपिकल या एक्सियल और ये 3 इक्वेटोरियल। तो बेंट रूल ने बोला हमें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस है वो अपनी चॉइस रखती है ये एक्सियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस अपनी एक्सियल पोजीशंस पे काबू करेगी, वो कतई इक्वेटोरियल पे नहीं आना चाहती।
अब इसके पीछे क्या कहानी है, चलो लोन पेयर वाली तो मैंने सुना दी रिपल्शन के लिए, इसके पीछे भी एक कहानी है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और वो भी हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में समझ के किया जा सकता है। आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम धड़ल्ले से चलेगा। ये आपका PF2Cl3 था, एक मैंने लिखा PF3Cl2। तो जब आप काउंट करेंगे तो वही 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे तो आपके पास फिर वही सिचुएशन होगी। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनकी चॉइस है एक्सियल, तो आपका फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, आपका फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। अब एक फ्लोरीन और बचा हुआ है तो मजबूरन उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएगा ही नहीं कतई, PF5 में 5 F हैं वो आते ही हैं, बट उनकी पहली चॉइस होती है कि वो यहाँ पे जाएं और बाकी बचते यहाँ पे आएँ, बाकी बचते यहाँ पे आएँ। ये हमारे 2 स्ट्रक्चर्स थे फॉस्फोरस से रिलेटेड। मैं अगर यहाँ पे CO2 के स्ट्रक्चर को देखूं, सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस मोनोवेलेंट तो कोई भी नहीं है। बाईवेलेंट कितने हैं? 2। तो वो फॉर्मूले में क्या बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट प्लस 2 इंटू बाईवेलेंट। तो 2 इंटू बाईवेलेंट कर देता हूँ डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्या हो गया 4। अब आप सोचते हैं जी 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे या कुछ और होगा, देखते हैं चलो। तो CO2 को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि CO2 में जो ऑक्सीजन्स हैं उनको 2-2 बॉन्ड बनाने हैं। अगर मैं ये कह दूं कि भाई 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, जैसा कि मैं नॉर्मली 4 बॉन्ड पेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब निकलते और मैं यहाँ देखता कि भाई 2 तो उसको बॉन्ड बनाने हैं, 2 लोन पेयर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक को 2 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे, मतलब चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि अब मोनोवेलेंट नहीं है, डाइवेलेंट है, 2 बॉडीज डाइवेलेंट, तो मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनाएंगी। वो 4 बॉन्ड बनाएंगी तो 4 बॉन्ड के लिए तो फिर टेट्राहेड्रल, अरे टेट्राहेड्रल कैसे हो सकता है, 4 तो बॉडीज ही नहीं है, टेट्राहेड्रल तो हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितने बॉन्ड पेयर्स निकल के आते हैं आपके, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकल के आ रहे हैं उन डाइवेलेंट के साथ सेट होने के लिए, आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए फर्दर, तो वो जो आपके पास आएगा वो एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे बिटवीन दीज 2 मोनोवेलेंट एटम्स, और जो 2 आप ड्रॉप करके आए हैं, 4 थे 2 आपने लिए हैं, वो 2 यहाँ पे एडिशनली इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। स्ट्रक्चर में आगे चल के मैं किसी एग्जांपल्स पे ये बात भी आपको समझाऊंगा, एक थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं तो जिसकी वजह से मैं उसको बोल नहीं रहा, अदरवाइज अभी सिग्मा पाई और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे इंट्रोड्यूस करने हैं, बॉन्ड्स का नेचर इंट्रोड्यूस करने हैं, इसकी वजह से मैं पूरी तरह से खुल के नहीं बोल पा रहा। बट आप ध्यान रखें कि जब भी ये डबल बॉन्ड बनता है किसी सेंट्रल एटम के साथ, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड उसके स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो ये वाला बॉन्ड जो मैं पहले बना रहा था। इसको आगे चल के समझाऊंगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, आज मैं सिर्फ यही समझा रहा हूँ, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि डाइवेलेंट हमने नहीं पढ़ने, ये 2 एग्जाम्पल वैसे ही मैंने डाल दिए कि आप वैसे ही कैलकुलेशन करते चले जाएं, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं उनको फर्दर आप 2 से डिवाइड करके उसके बॉन्ड पेयर सेट कर सकते हैं सभी। मतलब अगर मैं मिक्स कर दूं, एक डाइवेलेंट ले लूं, एक मोनोवेलेंट ले लूं, स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तो हमें बॉन्ड के टाइप्स ही नहीं पता। SO3 में आप देखें सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्लस में 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका यहाँ पे बन के आया 6, और क्योंकि वो डाइवेलेंट 3 लगे हुए हैं तो फर्दर 2 से डिवाइड कर दिया 3। तो 3 बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से आप उसके स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो 3 बॉन्ड पेयर्स में हमने ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे 3 बॉन्ड पेयर्स हमेशा 120 पे सेट होते हैं, और जो 3 आपने पीछे ड्रॉप किए बॉन्ड पेयर्स वो यहाँ इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्सीजन को डाइवेलेंट कैरेक्टर देने के लिए अटैच हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके BF3 टाइप का होगा, जहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँ तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, प्लस बॉन्डेड 3/2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर ही बनता था लाइक दिस, और ये भी ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर ही बना है, बट दोनों की स्टोरी कैलकुलेशंस की कुछ अलग रही। यहाँ पे भी मैंने फिर 3 ही कैलकुलेट किया, और यहाँ पे भी 3 ही बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दिखाया। जो 3 ड्रॉप किए वो एक्चुअली डबल बॉन्ड बनाने में काम आए। स्ट्रक्चर ऑफ
XeF2, XeF4, XeF6। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिनोन के कंपाउंड, जिनोन तो एक नोबल गैस होती है। देखिए ऑक्टेट थ्योरी को तो हम पहले ही फिल अप कर चुके हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईक्लोराइड, जिन्होंने लेस देन ऑक्टेट होते हुए भी बॉन्ड बनाया, या PF5, SF6, IF7, जिनका ऑक्टेट एक्सीड हो गया काफ़ी ज़्यादा फिर भी वो बॉन्ड बनाते रहे। तो ऑक्टेट थ्योरी तो वहीं फ्लॉप हो गई थी। मोर ओवर बची खुची कसर जो थी वो निकाल दी इस जिनोन ने, जिसने ढेरों कंपाउंड बना के छोड़ दिए। जब वो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा किए हुए था तो उसको क्या जरूरत थी बॉन्ड बनाने की, लेकिन वो बॉन्ड फिर भी बनाता रहा। तो हमारा क्वेश्चन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, वो भी हम लोग अभी घूम जाएंगे जस्ट उसी डायरेक्शन पे। बट एक बार देखिए उन्होंने ये बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो मैं इनके स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करना चाह रहा था। सी हियर, ये जिनोन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा होता है इनका, तो ऑक्टेट पूरा होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं नोबल गैसेस के, प्लस में 2 बॉन्डेड हैं, 8 + 2/2, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गया। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में TBP ज्योमेट्री बनती है, सीधी सी बात है। 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 3 लोन पेयर्स होंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 3 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूरे हो जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की चॉइस तो ये है, सी है, लोन पेयर की चॉइस तो ये है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की चॉइस ये है। तो आपका ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा 180 एंगल के साथ, XeF2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। XeF4 को देखिए, 8 + 4/2, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हमारा स्ट्रक्चर रहता था ऑक्टाहेड्रल। सी हियर, ये जिनोन होता था, ये आपके 4 प्लेन में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते थे। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये लाइंस एक्चुअली जो पहले मैंने सबसे पहले स्क्वायर में ड्रा कर दी, वो एक स्क्वायर प्लेनर एरिया दिखाने के लिए ड्रॉ करता था। सी हेयर, ये 4 बॉन्ड हैं, ये 4 बॉन्ड इन प्लेन, 2 आपकी तरफ आते हुए, 2 पीछे की तरफ जाते हुए, और ये 2 बोर्ड के ऊपर। अब वो कह रहे हैं 4 बॉन्ड पेयर्स बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो पहले लोन पेयर देख लो कहाँ डालना है, तो मैं बता गया हूँ लास्ट लेक्चर में, कहीं भी डाल सकते हो, यहाँ तो सबसे स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो मैंने यहाँ डाल दिया पहला लोन पेयर। अब दूसरा मैं फिक्स हूँ, वो 180 डालना है, वो 180 डालना है, यहाँ कहीं डाल सकता है, क्योंकि रिपल्शन बहुत भयंकर हो जाएगा लोन पेयर में। अब इस जिनोन के बाहर 4F यहाँ पे डाल दो, तो ये आपका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा, ये आपका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा 90 डिग्री पे। सारे फ्लोरीन्स, ये इससे 90 पे, ये इससे 180 पे, ये इससे 90 पे, ये इससे 180 पे, ऐसे स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 2 लोन पेयर हैं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर होगा। XeF6, वही 8 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन 6 लगे हुए हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट 6 बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लोन पेयर होगा। 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लोन पेयर होगा। सी हेयर अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिस, ये जिनोन सेंटर पे, ये उसके साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं प्लेन में 72 एंगल पे, ये ऐसे। ये डॉटेड बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट प्लेन को दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास फ्लोरिन्स आएंगे, एक एक्सियल होगा, एक इक्वेटोरियल होगा। थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ इसको, ये आपकी तरफ आ रहा है और ये बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से निकल के आ रहा है बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर था। एक लोन पेयर डालना है, कहाँ डालूँ लोन पेयर? एज पर बुक मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पे, मैं नहीं डालना चाह रहा, बुक बता रही है, मैं कह रहा हूँ वही फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे F F F F F F, तो आप देखिए प्लेन में 4 F रह गए हैं और एक अबव एक बिलो द प्लेन, ये होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैं क्या चाह रहा था? मैं चाह रहा था कुछ ऐसा कि जिनोन के वो 5 F प्लेन में ही रहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही पेंटागोनल बना रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, पेंटागोनल
पिरामिडल। हालांकि मैं इसकी डीप केमिस्ट्री समझाने लग जाऊं तो मैं ये बता सकता हूं कि ये लोन पेयर्स और ये प्लेन के अंदर पड़ा फ्लोरीन अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते रहते हैं, और ये कंसेप्ट मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके भी आऊँगा कि वो क्यों यहाँ पे एक्सचेंजेस करते रहते हैं। इसी चैप्टर में आएगा वो, शायद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हुए मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा। बट आप ध्यान रखिए कि ये इधर से इधर घूमते जरूर रहते हैं, तो इसकी बात भी पूरी झूठी नहीं हो रही और मेरी भी पूरी झूठी नहीं हो रही है। बट आप बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा, ये आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा XeF6 का, इसको अभी भूल जाइए। ये सारी की सारी कहानी जो मैंने आपको समझाई है वो वसेपर थ्योरी कंप्लीशन है। जनरली क्लास 11th में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई हाफ बोर्ड दे रहे हैं या आप कोई प्री बोर्ड दे रहे हैं या आप कोई एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूटीज़ आ रहे हैं इस चैप्टर के, सब जगहों पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वसेपर के अकॉर्डिंग। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं यहाँ हमारे आज के डिस्कशन में, और बाकी जो नहीं डाले होंगे वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।